नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन प्रकृति की सेवा में समर्पित रहा है, श्री कल्याण सिंह रावत जी। वे पहले जीवन विज्ञान के शिक्षक रहे, फिर कल्याण जी ने मैती आंदोलन की शुरुआत करी और 2020 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ओम शांति। आज मैं आभा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिल फॉर टॉक्स में। आज के पॉडकास्ट में हम मुलाकात करेंगे पद्मश्री विभूषित श्री कल्याण सिंह रावत जी का, एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी का जिनके योगदान और समर्पण ने हमारे पहाड़ों को नया जीवन दिया। थैंक यू सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन इस पॉडकास्ट में। सर, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपने प्रकृति को अपना बहुत ही समय दिया, तो क्या आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पर्यावरण से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? प्रश्न ठीक है आपका है और मेरा कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य है कि जो प्रकृति से जुड़ाव की जहाँ बात आती है, हम प्रकृति में रहने वाले लोग हैं और हमें माता भूमि पितरो हम पृथ्वी कहा गया है कि हम पृथ्वी में हम पुत्र के समान हैं और इस पृथ्वी को हमें समझना है, इस पृथ्वी को माँ के समान हमें सम्मान देना है। और अगर जब पृथ्वी सही होगी, स्वस्थ होगी तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, इसलिए चिंता सबको करनी चाहिए। मैंने भी इस पृथ्वी पर जब जन्म लिया तो तब अबोध होने के कारण मुझे पता नहीं था कि मैं इस पृथ्वी पर क्या कुछ करने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हुआ, मैंने शिक्षा ग्रहण की और मेरी शिक्षा गाँव में हुई है। गाँव में मैं जनपद चमोली के कर्णप्रयाग के पास मेरा ब्लॉक पड़ता है और वहाँ बैनोली गांव मेरा है। वहीं पर नौटी गांव भी है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ से नंदा देवी राजजात 12 साल में जाती है, एक यात्रा जाती है, तो वहीं पर मेरा गांव भी है। वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल प्राप्त किया और स्कूल पढ़ने के बाद मैं फिर इंटर और हाई स्कूल मैंने कर्णप्रयाग से किया और कॉलेज के लिए मैं बीएससी में गोपेश्वर पीजी कॉलेज, एकमात्र उस समय चमोली जनपद में, और पूरे रुद्रप्रयाग जनपद भी हमारे पास था, पूरा चमोली जनपद कहलाता था। एक ही डिग्री कॉलेज था हमारे पास गोपेश्वर में, वहाँ से मैंने बीएससी किया। एमएससी भी मैंने गोपेश्वर से ही किया, बॉटनी सब्जेक्ट से। फिर बीएड किया, उसके बाद एमए हिस्ट्री से किया, एमए पॉलिटिकल साइंस से किया और बेसिकली मैं एक टीचर के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू किया। इस बीच मुझे प्रकृति को समझने का मौका मिला, कई आंदोलनों से मैं जुड़ा और जब मैं गोपेश्वर में पढ़ता था तो वहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ थी उनको देख के मुझे लगता था कि इन प्रकृति को बचाना है। तब इतना प्रदूषण नहीं था, 70 दशक की मैं बात कर रहा हूँ और उस समय गोपेश्वर के ऊपर नीचे काफ़ी बड़े जंगल थे, ऊपर बड़े बड़े बुग्याल थे, रुद्रनाथ तुंगनाथ जैसे बुग्याल थे। हम खूब घूमने वहाँ जाया करते थे और उन्हीं प्रकृति के और उस हिमालय को देख करके मन में आया कि अगर इस पृथ्वी को हम बचाएंगे नहीं तो कौन बचाएगा। फिर उसको बचाने का एक ध्येय नज़दीक आया कि इसको बचाना चाहिए। कॉलेज के दौर में ही मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे प्रकृति से जोड़ने का काम किया। उस समय चिपको आंदोलन का दौर चल रहा था, 1970, 72, 73 की बात है और उस समय मैं एमएससी में पढ़ता था। तो गौरा देवी का चिपको आंदोलन उस समय रेणी गांव में चल रहा था और उसमें कई हमारे जो सर्वोदयी नेता थे, आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी और बहुत सारे लोग, तो इनसे मेरा संपर्क हुआ। इनके साथ हम भी उनके कार्यक्रमों में जाते थे, उनके कार्यक्रमों में भाग लेते थे और उसके बाद जब ये पता लगा कि रेणी का गांव जो है, वहाँ की महिलाएं जो है पूरे जंगल को बचाने के लिए अपना एक संघर्ष कर रही हैं, जो जंगल एक किसी व्यापारी के हाथ में बिक चुका था और उसको बचाने के लिए वहाँ की महिलाएं जो है संघर्षरत थी और उसमें महिला मंगल दल की जो अध्यक्षा थी गौरा देवी, वो उसको नेतृत्व कर रही थी। तो उनको साथ देने के लिए हम लोग भी गोपेश्वर से आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ रेणी गांव पहुँचे। लेकिन हालांकि उस दिन
उस गांव से पहुंचने से पहले ही वहां महिलाओं ने वहां के जो मजदूर जो जंगल काटने के लिए गए थे उनको सबको भगा दिया था। तो फिर हम लोग वहीं से वापस आ गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सार्थक पहल थी कि अपने जंगलों को बचाने के लिए जिस तरह से महिलाओं ने वहां पर अपना रोष जताया, अपने जंगलों को बचाने के लिए उनको ये लगा कि अगर ये जंगल उजड़ जाएंगे तो हमारा मायका खराब हो जाएगा। और गौरा देवी यही कहती थी कि जंगल हमारे मायके हैं। उस मायका को बचाने के लिए इन महिलाओं ने बड़ा संघर्ष किया। वहां से एक प्रेरणा मिली कि हमें भी जंगल को बचाने का काम करना। और 1975 में मैंने एक संगठन बनाया, हिमालय वन्यजीव संस्थान। तब मेरे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े और उस हिमालय वन्यजीव संस्थान जो मैंने बनाया उसका मकसद था हिमालय के वन्य प्राणियों को बचाना, हिमालय की जैव विविधता को बचाना। क्योंकि हिमालय के नीचे जो बड़े बड़े बुग्याल होते हैं, और बुग्याल शायद आप लोगों ने कम सुने होंगे। बुग्याल का मतलब होता है हमारे उत्तराखंड में जब हम 3500 मीटर से ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो तब पेड़ नहीं दिखाई देते हमें। उस रेखा को, काल्पनिक रेखा को कहते हैं ट्री लाइन। और उसके बाद पूरे घास के मैदान लग जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े घास के मैदान हमारे पूरे उत्तराखंड में हैं, और जहाँ बहुत बुग्गीदार घास होती है और इसीलिए इसका नाम बुग्याल पड़ा। हिमाचल में फुलटिया वन कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा ना। तो ये सारी चीजें वो है। तो ये बुग्याल हमारी अनुपम देन है प्रकृति की। इतनी जड़ी बूटियां, इतने प्रकार के पेड़ पौधे वहां होते हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। और हमारे तो हम लोग जो कुछ खाते हैं हमारे भोजन में केवल 17-18% प्रोटीन होता है, लेकिन उन बुग्यालों में जो घासें होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें 25 से 26% प्रोटीन होता है। क्योंकि उस प्रकृति ने, हिमालय ने उसको अपनी गोद में रखा है। वहाँ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन, जनता जा नहीं सकती है। उतने हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए आपको पूरा अपना टेंट और स्लीपिंग बैग लेकर के जाना पड़ेगा। इसलिए वो हिमालय का वो क्षेत्र जो है मानवीय हस्तक्षेप से बचा हुआ है। लेकिन अब नहीं है। अब तो वहाँ बहुत सारा लोगों का जाना, तस्करों का जाना, हमारी जैव विविधता को नष्ट करने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उस हिमालय के उन भूजालों को बचाने के लिए हमें एक संगठन मैंने खड़ा किया था, उसका नाम था हिमालय वन्यजीव संस्थान। और उसको हमने विशेषकर वहाँ पर कस्तूरी मृग, आपका मुनाल, ब्रह्मकमल, जो हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं, इनको बचाने का एक प्रयास किया था। और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब वो, उसके बाद मैं शिक्षा विभाग में आ गया, तो उसके बाद मैं उस संगठन को आगे नहीं बढ़ा पाया। आज भी उस हिमालय वन्यजीव संस्थान का नाम वर्ल्ड डिक्शनरी में है। और हमने रुद्रनाथ में जो अनावश्यक जो जानवर जाते थे और वहाँ चरान करते थे, जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचाते थे, आप जानते ना, जब बहुत सारे जानवर उन हिमालय के उन क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके जो खुर होते हैं उनसे मिट्टी खुरच जाती है, और जब बारिश आती है तो उसका इरोजन शुरू हो जाता है। तो इससे वो जो सॉइल इरोजन बढ़ रहा है लगातार बुग्यालों में, तो उससे हमारे बुग्यालों की जो वनस्पतियां है उन पर उस असर पड़ रहा है। तो इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी था। तो हमने वहाँ पर एक बार रुद्रनाथ में जाकर के भूख हड़ताल की थी और वहां पर जानवरों का जाना बंद कर दिया था। आज भी रुद्रनाथ जो बंद उसमें है बुग्याल में, वो नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ये इस हमारे कॉलेज के दौरान हमने इस तरह के कार्यक्रम किए और पूरे हिमालय की पद यात्राएं की, जगह जगह गए, गाँवों में जा करके हम लोगों को अवेयर करते थे। और इस तरह से ये पर्यावरण का एक वो मेरे अंदर भरता गया कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और ये अगर इस तरह से जंगल कटते रहे, उसमें लगातार जंगल कटने का एक सिलसिला चल रहा था, क्योंकि सारे उत्तराखंड के जंगल जो हैं ठेकेदारों के हाथ में जा रहे थे। और जब ठेकेदारों के हाथ में जा रहे थे तो सारे जंगल कट रहे थे। अगर जंगल कट जाते तो फिर आज हमारे पास क्या रहता। तो वो हमारा एक जो बड़ा मूवमेंट उसमें 70 के दशक में चिपको आंदोलन के रूप में गया, उसका असर ये हुआ कि 1980 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाए थे। और उन्होंने ये हुआ था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों में 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लग गया था। आज तक लगा है। वो केवल 10 साल के लिए लगा था, लेकिन वो प्रतिबंध आज तक भी बरकरार है। और इसीलिए आज हम उत्तराखंड में पेड़ों को नहीं काट सकते हैं।
1000 मीटर से ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई थी और जंगलों को बचाने का एक अभियान शुरू हुआ था। उसके बाद फिर कई हमारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए और उसके बाद हमारे उत्तराखंड में वन विभाग की ओर से नेशनल पार्क, सेंचुरी ये सब बनाई गई। आज हमारे पास 7 6 नेशनल पार्क हैं, 7 सेंचुरीज़ हैं और 3 हमारे पास जो है वो हमारे जो जिसको हम संरक्षित कहते हैं कंजर्वेशन क्षेत्र वो हैं। तो ये एक मेरा दौर रहा कि हम किस तरह से आपने कहा कि मैं किस तरह से प्रकृति से जुड़ा। ये प्रकृति से जुड़ने का स्कूली मेरी जो लाइफ थी उसके हटकर भी मैंने गाँव में जाकर के, प्रकृति में जाकर के बचाने का काम किया और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी सर, आपकी बातों को सुनकर ज़रूर ये झलक रहा है कि आपकी प्रकृति के प्रति आपको कितना प्रेम है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके शुरुआती वर्षों ने आपकी पर्यावरण की तरफ रुचि को कैसे आकार दी? आपका प्रेम प्रकृति की तरफ कैसे शुरू हुआ? प्रकृति का प्रेम तो मेरा पहले से ही था। असल में मैं बचपन से ही प्रकृति में रहा और सीधी-सी बात ये है कि मेरे पिताजी वन विभाग में पहले फॉरेस्टर थे, उसके बाद डिप्टी रेंजर बने, उसके बाद रेंज ऑफिसर बन करके रिटायर हुए। तो मेरा जो लाइफ थी मेरी, वो पिताजी के साथ रहा। हम जहाँ भी जाते थे जंगलों में रहते थे, क्योंकि वन विभाग लोगों की जो क्वार्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर जंगलों में ही होते हैं, उनके बीच होते हैं। तो मेरा बचपन ही पूरे जंगलों में बीता और वहाँ मैं रहा। तो ये एक शुरुआत की दौर जो रहा, मैं आपको बता रहे कि मैं पिताजी के साथ जंगलों में रहता था। पिताजी जंगलों में जब पेड़ छापने के लिए जाते थे टीम लेकर के, तो मैं उनके साथ पानी लेकर के जाता था और उनको खाना लेकर के जाता था। बीहड़ जंगलों के बीच में मैं अकेला निकल जाता था और फिर आवाज़ लगाता था कि आप कहाँ हैं? तो मुझे बताते थे कि मैं इस गली में हूँ, यहाँ नीचे घाटी में हूँ, तो मैं वहाँ चल जाता। लेकिन उस समय इतना नहीं था मेरे अंदर कि जंगली जानवरों का भी डर था, लेकिन मैं निकल जाता था। तो इस तरह से ये प्रकृति का और मेरा साथ रहा बना हुआ और मेरे पिताजी से भी पहले मेरे दादाजी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे जब अंग्रेज थे यहाँ। उसमें फॉरेस्ट गार्ड के पद पर ऊपर ग्वालदम का एक जगह है कर्णप्रयाग से आगे, तो वहाँ मेरे दादाजी फॉरेस्ट गार्ड थे। पिताजी मेरे फॉरेस्टर बने, उसके बाद रेंज ऑफिसर बने। अब मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी वन विभाग में जाऊँ और पेड़ों को बचाने का काम करूँ, लेकिन ये नहीं हो सका। मुझे शिक्षा विभाग में कूदना पड़ा और वो समय की नियति थी और मैं शिक्षा विभाग में आकर के फिर मैंने यहाँ भी प्रकृति को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अपना जो कॉलेज लाइफ थी उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आप जानते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी को, उनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण और अभी गांधी शांति प्रतिष्ठान पुरस्कार मिला और वो हमारे बड़े वो रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं और उन्हीं के साथ हमने काम किया। उसके बाद बहुत सारे लोग थे जिनसे हम कुछ सीखे। तो जब मैं कॉलेज में चले गया तो स्कूलों में मैं पौड़ी में एक बहुत इंटीरियर इलाके में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ जाकर के फिर मैंने लोगों को देखा कि लोग जंगलों को काट रहे हैं। फिर मैं गाँव में जाकर के मैंने लोगों को समझाया कि आप जंगल क्यों काटेंगे तो कल क्या स्थिति आएगी, उसका विकल्प ढूँढा, उनको बताया, उनकी मीटिंगें की। स्कूल के बच्चों को मैंने पर्यावरण की तरफ जोड़ने का प्रयास किया, गाँव में सफाई करने का काम किया। उसके बाद वहाँ पर एक चौरी खाल में था मैं, जहाँ पर बलि प्रथा थी। बलि प्रथा का मतलब वहाँ पर हजारों जो है एक दिन में एक मेला होता था और वहाँ पर हजारों भैंसे मारे जाते थे और कई बकरियां, उनको रोकने का काम किया मैंने। तो उनको 3 साल में मैं उनकी संख्या 1/3 ले आया था। तो ये बहुत बड़ा प्रयास था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं वहाँ चले गया उत्तरकाशी में। फिर मैंने वहाँ भी काम किया और वहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि वहाँ मैंने हिमालय के जो वन्य जीवों को जो लोग मारते थे, उन पर अंकुश लगाया। स्कूल में मैंने 40,000 पौधों की एक नर्सरी तैयार की। प्रत्येक गाँव में मैंने पेड़ बाँटे। उसके बाद वहाँ पर गाँव के सुदूर क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी, वहाँ जाकर के मैंने स्वास्थ्य के कैंप लगाए। वहाँ जंगलों को बचाने के लिए काम किया। उस इलाके में देवदार के जंगल बड़े होते थे। लोग देवदार के जंगलों को काट करके
विकास नगर ला करके बेचते थे और पैसा कमाते थे। इस तरह से जंगलों को कटने का सिलसिला चल रहा था। मैंने उस पर रोक लगाई, लोगों को समझाया कि अगर ये जंगल कट जाएँगे तो कल आपके पास ना तो पानी होगा, ना कुछ होगा, आप इसको बचाइए। तो इस तरह से बड़ा मुझे संघर्ष भी करना पड़ा और साथ में जो मेरा दायित्व था, मैं एक शिक्षक था, बच्चों को पढ़ाना है, तो पढ़ाई के साथ-साथ मैंने उनको भी पर्यावरण से जोड़ने का काम किया। अब मुझे बड़ी खुशी है, आज मेरे जितने भी पढ़ाई लड़के हैं, वो कहीं न कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस तो करने ही होते हैं। हुँ। तो अपने पैशन के लिए सच्चे रहने पर आपको कौन-से सैक्रिफाइस करने पड़े? अ, आप का मकसद क्या है इसमें? आप मतलब अ, लाइक आपने कुछ बलिदान देने पड़े, मतलब आप चाहते थे कुछ और करना बट आप कर नहीं पाए, कुछ बलिदान देने पड़े आपने, आपको अपनी इच्छा मारनी पड़ी। सैक्रिफाइस का मतलब असल ये है कि परिवार बड़ा था। मैं भी बड़ा आईएएस बनना चाह रहा था, आईएएस बनना था। मैंने फाइट किया और मैं रिटर्न तक निकला आईएएस में। लेकिन परिवार की समस्याएँ ऐसी थी कि मेरे 3 भाई और 3 बहनें थीं, सब मुझसे छोटी थीं। पिताजी के रिटायर होके घर आ गए थे। उसके बाद घर में भी समस्या नहीं थी और पूरा बहुत बड़ा परिवार था। तो मुझे वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली और उसके बाद फिर पिताजी ने कहा ज़्यादा वो नहीं, आजकल तो शिक्षक बनना बहुत ज़रूरी है, तुमने बीएड कर रखा है, तुम कहीं शिक्षक लग जाओ। तो हमने उस समय 79 में मैंने शिक्षा विभाग में आवेदन किया, तो उसी साल मेरी नौकरी लग गई। तो मैं उसमें चले गया, शिक्षा विभाग में चले गया और वहीं चल कर जा कर के फिर मैं अपना एक जो मैंने वायदा प्रकृति से किया था, कि मैं प्रकृति को बचाने का काम करूँगा। तो मैंने शिक्षा के साथ-साथ मैंने प्रकृति को बचाने का भी काम किया। हिमालय वन्यजीव संस्थान मैंने गोपेश्वर में खोला था। उसके तहत मैं जहाँ-जहाँ रहा, वहाँ मैंने प्रकृति के वन्य प्राणियों को बचाने का काम किया। गाँव में मैंने संगठन खड़े किए। आपका पौड़ी में ऊपर दूधा तोलिया, आपका उधर तिरपाली सैणी, यहाँ कैंप लगाता था मैं, जब छुट्टियाँ होती थी, मैं बच्चों को लेकर के कैंप लगाता था गाँव में और उनको बताता था कि अगर हम वन्य प्राणी को मार देंगे तो हम पर क्या असर पड़ेगा। शाकाहारी, मांसाहारी हैं, अगर शाकाहारी को हमने मार मार दिया तो कल मांसाहारी बढ़ जाएँगे और वो हमारे लिए खतरे पैदा करेंगे। अगर हम मांसाहारी साब मार देंगे तो शाकाहारी बढ़ जाएँगे और इतने बढ़ जाएँगे कि उनको भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे खेतों में आएँगे, फिर हमें नुकसान पहुँचाएँगे। ये बैलेंस है प्रकृति का, इसको बनाए रखना है। तो ये सब गाँव वालों को हम समझाते थे, तो गाँव वाले समझते थे इस बात को और फिर वो कहते थे कि गुरुजी आप इतने दूर से यहाँ आए हैं और हमको समझा रहे हैं, हम ज़रूर अपनी प्रकृति को बचाएँगे। तो इस तरह से इस प्रकृति को बचाने के लिए मैं लगातार काम करता रहा और फिर ये था कि मैं बहुत सारी परीक्षाएँ देता, कुछ करता, फिर मेरा ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं रहा, तो मैंने बड़े बनने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा यहीं शिक्षक बन कर के मैं समाज की सेवा करूँगा, प्रकृति की सेवा करूँगा और जहाँ रहा मैंने, वहाँ ग्वालदम में मैं 12 साल रहा। वहाँ मैंने कई वन खड़े किए, शौर्य वन बनाया। जब हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था, तो हमारे कई लोग शहीद हुए थे, उनके नाम पर मैंने शौर्य वन बनाया। आज 5 वन बनाए हैं मैंने। जब नंदा देवी राजजात हुई थी, तो हमारा राज्य बना था। हमारे राज्य में जो लोग शहीद हुए थे, मैंने उसके नाम पर 2 हेक्टेयर का बाँध का जंगल खड़ा किया। आप जाइए, आज उसके अंदर जानवर हैं, सारी चिड़िया जाती हैं और रहती है, बहुत बड़ा जंगल बन गया। पितरों के नाम पर पितृवन बनाया और ये गौरा देवी के नाम पर गौरा वन बनाया, एक पूरा देवदार का जंगल खड़ा किया। तो इस तरह से मैंने कई जंगल खड़े किए, कई जगह मैंने मेले शुरू किए। मैंने कहा मेले होंगे, पर्यावरण के मेले होंगे। आध्यात्मिक मेले तो होते रहते हैं, लेकिन हम पर्यावरण का एक ऐसा मेला खड़ा करें जहाँ लोग आएँ, पर्यावरण की बात करें, अपने उत्पादनों को लेकर के आपस में विनिमय करें, बेचें और उनकी आर्थिकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के मैंने नंदासैण में पर्यावरण, पर्यटन एवं विकास मेला शुरू किया 1999 में। आज वो बड़े-बड़े स्तर पर चलता है। गरुड़ में मैंने वहाँ पर बागेश्वर में मैंने एक मेला शुरू किया। नारायणबगड़ में एक मेला, पर्यावरण मेला शुरू किया। राजगढ़ी में पर्यावरण मेला शुरू किया। इन मेलों का मकसद था कि लोगों को जोड़ना और प्रकृति के प्रति उनको प्रेरणा देना। तो ये सारा मैं करता रहा और इसमें मैंने ज़्यादातर अपना पूरा समर्पण दिया। मतलब मेरे पास जो भी स्कूल से जब मेरे पास समय बचता था, मैं गाँव में चले जाता था और उत्तराखंड ये क्या कहते हैं, ग्वालदम में 1995 में जो एक नया कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, मैती आंदोलन करके, तो ग्वालदम से मैंने शुरू किया था।
तो उसके बाद फिर उसको फैलाने के लिए मैं पूरे कुमाऊँ में, गढ़वाल में, सारे सब जगह जाता रहा। तो समर्पण तो करना पड़ेगा, अगर हम समर्पित नहीं होंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, मैं हूँ, तो हालाँकि मुझे शिक्षा विभाग में मैं कई बड़े पदों पर भी रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा या कुछ मिलेगा। मेरा काम था केवल हमें समर्पित रूप से काम करना। हम समाज को कितना दे सकें, हम प्रकृति को कितना बचा सकें। हमारी प्रकृति आज किस दिशा में जा रही है, पूरा उत्तराखंड को आप देख लीजिए, क्या स्थिति आ गई हमारे पास। आज जंगल हमारे पास नहीं बच गए हैं, ग्लेशियर लगातार सूख रहे हैं, नदियाँ सूख गई हैं, सारा ज़मीन का अंडरग्राउंड पानी सारा सूख गया। क्या करेंगे कल आने वाली जनरेशन हमारी क्या खाएगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम जूझेंगे नहीं तो बड़ी समस्या है। तो ये समर्पण तो करना ही पड़ेगा और अभी भी हम कर रहे हैं, तो ये अब आ, आगे भी बढ़ता रहेगा। और सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने इतने सारे कैंपेन्स लगाए, इतने मेले किए, इतने लोगों को समझाया कि वो पर्यावरण का बचाव करें। तो लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया या उन्होंने आपका विद्रोह किया या आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं। विद्रोह क्यों? जब कोई अच्छा काम होता है तो विद्रोह नहीं होता है। लोग पहले समझते नहीं हैं और जब तक उनकी समझ में नहीं आती तब तक वो उस बात को ज़्यादा गहराई से नहीं लेते हैं। लेकिन जब उनकी बात समझ में आ जाती है तो तब वो उस चीज़ को समझते हैं। और मेरे साथ ऐसे हुआ। मैंने जितने भी प्रयोग किए सब जनता के साथ किए और जनता ने मुझे सपोर्ट किया। मैं चौरीखाल गया, मैंने वहाँ पर बलि प्रथा का विरोध किया। पहले लोगों ने कहा नहीं ऐसा होता है, ये होता है, ये हमारी परंपरा है, ये नहीं। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि इस तरह से आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप कितना अंधविश्वास कर रहे हैं, आप ये इतने हजारों जानवरों को मार करके क्या पा रहे हैं। मेरे स्कूल में बच्चे आते थे, उनके पाँव पे चप्पलें नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे और वो जो है उसमें वो करते थे, वो मेले अपने वहाँ वो करते थे, उन्होंने बलियां चढ़ा रखी थी। मैंने कहा इतना पैसा तुम वाहियात क्यों खर्च कर रहे हो? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें खर्च कीजिए, उनके लिए जूता पहनवाए। बच्चे स्कूल में आते थे, उनके पाँव से जब खून निकलता रहता था। सुबह जब नंगे पाँव आते थे, पाले में उनके पाँव फट जाते थे। मुझे बड़ी दया आती थी। और उधर पिताजी जो है वो अपने भैंसे लेकर के और बकरियां लेकर के देवी को चढ़ा रहे हैं कि देवी अगर मैं जीत जाऊंगा, कोर्ट में अपना फैसला मेरा हो जाएगा, मैं तुझे ये करूंगा, उसको करूँ। इस तरह के अंधविश्वास से लोगों का वहाँ शोषण हो रहा था। मैंने उसके खिलाफ लोगों के बीच गया, उनको समझाया कि तुम आपस में समझौता करो। इस तरह से जो तुम कोर्ट में जाकर के पैसा बर्बाद कर रहे हो, उन पैसों को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में करो। तो लोगों ने मानी मेरी बात। उसके बाद मैंने बलि प्रथा को बंद करने के लिए लोगों का संगठन खड़ा किया, समर्थन दिया उन्होंने मेरे को। अगर मैं 1 साल और रहता वहाँ तो पूरी बलि प्रथा वहाँ बंद हो जाती, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया। बहुत उनको समझाया किस तरह से क्या हुआ, उदाहरण दे करके बताया मैंने। उसके बाद तो मैं चले गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फिर बलि प्रथा बढ़ गई थी, लेकिन आज वहाँ अब बलि नहीं होती है, ये मुझे बड़ी खुशी है। उसके बाद वहाँ पर एक डीएम साहब आए थे पौड़ी में, उन्होंने पूरा उस वहाँ पर उसका वो किया और आज वहाँ बलि प्रथा नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि चलो देर-सवेर जो भी हुआ, अच्छा हुआ। तो इस तरह से ये एक वो चलता रहा लोगों का स्वय। मैं राजगढ़ी गया, तो राजगढ़ी बहुत इंटीरियर इलाका है ना? तो वहाँ कहते हैं जब मैं वहाँ गया तो सारे लोग मुझको बड़े शक की निगाहों से देख रहे थे। और वो शक क्यों किया उन्होंने मेरे पर? उन्होंने कहा सब इस स्कूल में जो कोई नया टीचर आता है, वो आता है जो पनिशमेंट में आता है। वो आता है जिसका पहला अपॉइंटमेंट होगा। वो आता है जिसका प्रमोशन होगा। केवल ट्रांसफर पर कोई नहीं आता, कोई जाना नहीं चाहता। आप तो केवल ट्रांसफर पाए हैं, आप ना का आपका ना प्रमोशन है, ना आपका नया अपॉइंटमेंट है, ना आप या तो आपके ऊपर कोई सरकारी कार्रवाई हुई होगी तो आपको पनिशमेंट में यहाँ भेजा गया। तो मैंने कहा तुम जो कुछ समझते हो, मैं आया हूँ और इस क्षेत्र की सेवा के लिए आया हूँ। तो लोगों ने धीरे-धीरे, मेरे 1-2 पुराने मित्र भी उस वहाँ टीचर थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि राउत जी यहाँ आप पेड़ों की बात मत करना। ये लोग केवल पेड़ काटते हैं। इनके यहाँ देवदार के जंगल हैं। ये देवदार के जंगल काटते हैं, इसको बेच करके पैसा कमाते हैं। अगर आप यहाँ पर्यावरण की बात करेंगे, तो ये आपका साथ नहीं देंगे और ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चमोली का हूँ, उत्तरकाशी में हूँ, ये भी मेरी ज़मीन है, मेरी धरती है, मेरे लोग हैं, इनको समझाना भी मेरा फर्ज़ है। तो मैंने धीरे-धीरे वहाँ काम किया
वहाँ स्कूल की बहुत बड़ी ज़मीन थी, उस पे हल लगा कर के मैंने नर्सरियाँ बनाई, वहाँ मैंने बीज बोए और 40,000 पूरे स्कूल स्तर की सबसे बड़ी नर्सरी थी, 40,000 पौधों को मैंने तैयार किया वहाँ। और वो 40,000 जब पौध बड़े-बड़े हो गए, तो उन 40,000 पौधों को मैंने गाँव वालों को बाँटा। प्रत्येक गाँव मेरे स्कूल में 40 गाँव के बच्चे पढ़ते थे, बहुत दूर-दूर के बच्चे आते थे वहाँ पढ़ने। सबको मैंने पेड़ बाँटे कि बेटा इन पेड़ों को ले जाना अपने गाँव में लगाना है, मैं देखने आऊँगा। तो बच्चे ले जाते थे, वहाँ पेड़ लगाते थे। मैं कभी इतवार के दिन चले जाता था घूमने के लिए, तो बच्चे सब कहते थे गुरुजी मेरा पेड़ लगाइए, है मेरा ये। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चों ने अपने लगाए हुए पेड़ वहाँ सँभाले हैं। आज उस क्षेत्र में जाए कितना सुंदर जंगल बन गया। ऊपर हिमालय के क्षेत्र में लोग जो है जब बर्फ पड़ती है ना वहाँ, तो सारे जानवर वहाँ से भाग करके गाँव में आ जाते हैं, गाँव के आस-पास आ जाते हैं। शिकारी उन जानवरों को मारते हैं और उसके बाद जो जैसे उन्होंने घुरड़ मारा ऊपर, थार होते हैं ऊपर हिमालय में बकरियों की जैसे, मार करके उसका मीट बेचने के लिए वहाँ राजगढ़ी में आते थे बोरियों पर भर करके। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। मैंने कहा मैं तो हिमालय वन्यजीव संस्थान का प्रेज़िडेंट रह चुका हूँ और ये इस तरह का अगर मेरे सामने जानवर मार करके बिकाए जा रहे थे, मेरे लिए बहुत अ, अच्छा नहीं है। तो मैंने वहाँ फिर पता लगाया कि कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, तब बच्चों ने बताया, मेरे स्कूल के बच्चों ने बताया कि सर हमारे यहाँ इस तरह से जानवर मारे जाते हैं। तो ऊपर से जानवर नीचे आते हैं, हमारी गौशालाएँ होती हैं ऊपर हिमालय में, है ना? और जब बर्फ पड़ती है तो सारे जानवर ठंड से बचने के लिए उन गौशालाओं में चले जाते हैं। क्योंकि गौशाला छोड़ करके वो लोग उसमें अपने गाँव में आ जाते हैं। तो ऊपर हिमालय में जो उनके गौशालाएँ बनी हैं, वो खाली रह जाते हैं। तो जानवर उनके अंदर छुपते हैं। गाँव वाले चुपचाप जाते हैं वहाँ, दरवाज़ा बंद किया, एक-एक गौशाले के अंदर 5-5, 6-6 जानवर जो हैं वो बैठे हुए हैं। अंदर जाएँगे एक आदमी, वहाँ से एक धारदार गंडासा, कुल्हाड़ी लेकर के तैयार रहते हैं। एक उनको बाहर भगाएगा, उनको जैसे ही कोई बाहर निकल रहा है उसको मार देते हैं। एक साथ कितने जानवर मारे जाते हैं। एक गोली से हम एक जानवर को मारते हैं, लेकिन ऐसे में कितने जानवर एक साथ मारे जाते थे। मुझे बड़ा दुःख हुआ। फिर मैंने कहा इस पर लगाम लगाए। तो दूसरे साल मैंने क्या किया कि स्कूलों की अपने स्कूल के बच्चों की टीम बनाई, उसी गाँव के जो हिमालय के गाँव थे और मैं वहाँ चले गया। वहाँ जाकर के लोगों ने कहा गुरुजी आज वाली गाँव में आए हैं। मैंने कहा थोड़ा यहाँ बच्चों का प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं यहाँ हर्बेरियम बनाने के लिए आया हूँ। अब क्या जानते हैं हर्बेरियम क्या होता है? यहाँ की जो फूल, पेड़, पौधे इनको इकट्ठा करके प्रैक्टिकल में तुम्हारे बच्चों के नंबर ज़्यादा आएँगे। और उसके बाद उन बच्चों को लेकर के जब बर्फ पड़ने वाली थी, हम उन छानियों में चले गए। उनकी जो गौशाला के ऊपर उनमें हम लोग चले गए और हम लोग वहाँ रहे बर्फ में। जैसे ही जानवर आ रहे थे वो भाग जा रहे थे क्योंकि हमको देख करके। हम 3-4 दिन वहाँ रहे। जब बर्फ धूप निकली, बर्फ पिघलने लगी तो हम फिर गाँव में आ गए। तो हमने इस तरह से जानवरों को बचाया। अगर हम वहाँ नहीं रहते तो जानवर वहाँ रहते और गाँव के शिकारी उनको मार देते। तो हमने इस तरह से उन जानवरों को बचाया। उसके बाद गाँव में आए। फिर मैंने गाँव में लोगों को इकट्ठा किया, उनको बताया कि भैया हम क्यों गए थे ऊपर। गाँव वालों ने कहा गुरुजी आपके लिए यहाँ बैठने के लिए, रहने के लिए पूरी व्यवस्था, आप क्यों जा रहे हैं ऊपर? तो मैंने उनको समझाया कि तुम्हारे बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब मैं उनसे ऐसी-ऐसी पत्तियाँ चुन करके लाऊँगा, तुम्हारे बच्चों के नंबर ज़्यादा आएँगे। वो समझ गए मेरी बात। उसके बाद जब नीचे आया, फिर मेरे चार्ट बना करके ले जा रखे थे। उस चार्ट पर मैंने उनको समझाया गाँव वालों को। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझाया कि ये जानवर तुम मार दोगे तो ये खाली हो जाएगा, ये होगा, सो होगा। फिर वहाँ के जो 2-4 नवयुवक थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप इतने दूर से आए हैं और हमारे पहाड़ को यहाँ के क्षेत्र की बात सोच रहे हैं, अगले साल से हम बचाएँगे। तो उसके अगले साल से उन बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्वयं बागडोर सँभाली और उस क्षेत्र के वन्य जंतुओं को बचाने का काम किया। इस तरह से जनता जुड़ी और काम किया और आज मेरे जहाँ-जहाँ मैं रहा, जिन-जिन स्कूलों में मैं रहा, आज भी उनके वहाँ के लोग मुझे अ बड़े प्यार करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। तो मैंने तो उनका विरोध किया लेकिन उनके लिए काम किया। उसी उसी राजगढ़ी में जो है मैंने देखा वहाँ कि जब स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति, बच्चों को मीज़ल्स होता था, हमारे यहाँ दादरा बोलते हैं, तो वो कभी टीके नहीं लगाते थे। तो वहाँ डॉक्टर थे, मैंने डॉक्टर से कहा कि साहब यहाँ इस इलाके में इतना ज़्यादा बच्चों को जो ये मीज़ल्स हो रहा है, कई बच्चे मर रहे हैं। आप ये बोले साहब यहाँ के लोग तो लगाना नहीं चाहते हैं। वो तो बस जब हम जाते हैं तो बच्चों को छुपा देते हैं कि नहीं हमारे बच्चों के हाथ पकते हैं, उनको बुखार आता है इस तरह का। मैंने कहा कितना हुआ है? उसके बाद मैंने अपने स्कूल के बच्चों के द्वारा मैंने एक मुहिम चलाई। उनको पहले बताया कि ये जो टीके होते हैं ये क्या होते हैं? इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? और किस तरह से जो बाहर के जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, वो शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तो उनसे कैसे बचा सकते हैं? फिर मैंने गाँव में जाकर के किया।
फिर मैंने पूरे उत्तरकाशी से पूरे डिस्ट्रिक्ट सीएमओ को बुलाया कि आप यहाँ कैंप लगाइए। सीएमओ ने कहा साहब इतने बार हमने कैंप लगाए थे, कोई आता नहीं वहाँ, वो तो अपने बच्चों को देते लाते नहीं, वो तो डरते हैं। मैंने कहा तुम इस बार तो लाओ। और उसके बाद जब उन्होंने कैंप लगाया राजगढ़ी में, तो इतने लोगों की भीड़ आ गई कि उनके पास दवाइयां तक नहीं रह गई। तो उनको 2 बार तक कैंप लगाना पड़ा। दूर दूर के बच्चे लोग वहां आए। उसके बाद उन्हें एक वो आया, और हम लोग जब बच्चों पर टीके लग गए, तो मैं और एक फार्मासिस्ट था, हम रात को गाँव में गए दवाई लेकर के, ताकि इन लोगों को न लगे कि हमारे बच्चे बीमार पड़े, क्योंकि उसमें जो टीके लगते थे तो बुखार आता था। तो हमने कुछ दवा पैरासिटामोल इस प्रकार की दवाइयां लेकर के हम गाँव में बांटते थे, ताकि उनको समझ लगे कि ये लोग हमारे साथ हैं। इस तरह से हमने जागृति पैदा की, और लोगों ने तब समझे लोग कि क्या होता है। तो इस तरह के काम किए हमने। जब ग्वालदम में तो मेरा 12 साल का बड़ा वो रहा, वहाँ से मैती आंदोलन खड़ा हुआ। फिर कई पदयात्राएं की मैंने, पूरे हिमालय की लेकर के और पूरे पहाड़ की। उसमें फिर मैती आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया, और उसमें लड़कों को विज्ञान के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में मैं नेशनल तक बच्चों को ले गया। तो ये था कि जब हम जुड़ते हैं किसी से, तो जनता भी जुड़ती है, लेकिन उनको विश्वास होना चाहिए कि ये आदमी जो है काम करने वाला है। और ये इसका मैंने फायदा उठाया कि आज भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे पर बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। तो आज भी मुझे मानते हैं कि गुरुजी आपने जो पढ़ाते थे वो हमको वैसे ही याद हो जाता था। हमने तो किताब भी बेकार ले रखी है। तो मैंने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। मैं समाज के लिए काम करता रहा। इतवार के दिन जाता था, छुट्टी के दिन जाता था। मैं अपने घर वालों को भी समय नहीं दे पाता था कि आज उस गाँव में जा रखा हूँ, गुरुजी हमारे यहाँ स्कूल, आज गाँव में शादी है, आप आइए, पेड़ लगाना है। आज दूसरे गाँव में वहाँ ये करना है, आज किसी गाँव में सफा वो है। तो मैं तो चला हुआ था। और जिस दिन स्कूल रखती थी, मैं 8-8 घंटे पढ़ाता था सारे बच्चों को। चाहे मेरा कोई क्लास खाली है, मैं चले जाता था और बच्चों को ऐसा ज्ञान देता था पर्यावरण के बारे में, उनको वो किसी तरह से हर प्रकार का। तो ये समर्पण था, और समर्पण देर में पता लगता है, देर में लोग जानते हैं। और ये भी मेरा एक बहुत बड़ी पूंजी रही मेरे जीवन की, कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, आज वो बच्चे कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, विदेशों में हैं। वो मुझको लगातार पूछते रहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़े हैं, हमको बताइए क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये शिक्षा का एक सबसे बड़ा महत्व होता है कि हम कुछ पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या हम अपने साथ जोड़ रहे हैं? क्या उन बच्चों के अंदर वो भाव पैदा कर रहे हैं कि कल वो प्रकृति को बचा सकेंगे? जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने इस समय है ग्लोबल स्तर पर, उसके प्रति हमने नई पीढ़ी को चिंतित करना है। उनके हाथों में वो बागडोर देनी है कि अब इसको बचाओ, ये सब कुछ हो रहा है, खत्म हो रहा है, पृथ्वी तहस-नहस हो रही है, कैसे बचाएँगे हम? ये तभी होगा ना, शिक्षा के माध्यम से होगा, शिक्षक के माध्यम से होगा। तो ये हमें छात्रों से और शिक्षक को एक बीच में एक आपसी समन्वय बनाना पड़ेगा कि हम सब मिल करके अपने-अपने रास्ते हैं। अध्यापक का रास्ता पढ़ाना है, बच्चों का रास्ता है कि हमें अब किसी अच्छी नौकरी पर, अच्छे जॉब पे जाना है। लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ा रास्ता जो कंबाइंड है, वो है प्रकृति का, जीवन का। हमें जीवन चाहिए तो हमें प्रकृति चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें जंगल चाहिए, ये हमें बचाना पड़ेगा। आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। टेक्नोलॉजी के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें पूरी दुनिया में आगे बढ़ना है, तो हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा, और हमें वो टेक्नोलॉजी को समर्थन देना है जो इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण मुक्त है। हम उनको चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी आए कि जो हमारा वो रास्ता दिखाए कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे, और हम विकास भी आगे बढ़े। आज क्या हो रहा है? विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हम चौड़ी-चौड़ी सड़कें हमें चाहिए, और उतनी चौड़ी सड़क को करने के लिए हमें प्रकृति का नुकसान करना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने पड़ेंगे, और वो पेड़ कौन होंगे? कई साल पुराने पेड़, जिनको कई साल इतने बड़े होने में कई साल लगे होंगे। तो उतने बड़े पेड़ों को काट करके हमने अब सड़कें बना दी। हमें आज शहर फैल रहे हैं, उन शहर को फैलाने के लिए हमने जंगल काटे, उस प्रकृति का नुकसान हुआ। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पहले हम कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे, आज मशीनें हैं, 1 मिनट में आपके कई पूरा का 1 हेक्टेयर जंगल आप तहस-नहस कर सकते हैं, काट करके उसको अलग कर सकते हैं। तो पहले जो विनाश की दर थी कम थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से विकास की दर
विनाश की दर बढ़ गई है। तो अब हमने इस टेक्नोलॉजी को भी रोकना है और इस टेक्नोलॉजी को इस रूप में प्रयोग करना है कि हम विकास अच्छा कर सके, उसमें विनाश की बात ना हो। हम बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बना रही हैं, हम कुछ ऐसा लाएं, हमारी नई जनरेशन इस तरह की कोई चीज लाए कि हम किस तरह से इन सड़कों के आकार को बढ़ा सकते हैं। आज देखिए कि इतनी ज्यादा आवागमन, इतने व्हीकल हो गए हैं। आप ये देखिए देहरादून की मैं अगर बात करता हूँ तो अभी 10 सालों में 72,000 नए व्हीकल्स जो है वो देहरादून में आए हैं। कहाँ चलेंगे? कितनी सड़कें आपने चौड़ी कर दी, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे? आखिर समस्या ज्यों की त्यों है। अब हम जंगल काट काट करके नए नए रास्ते बनाएंगे तो कल जंगल हमारे पास नहीं रहेंगे, क्या करेंगे इन सड़कों का? कितना प्रदूषण फैल गया है। आज देखिए अभी दिल्ली के एनसीआर की बात है, 500 और 600 पर जो है ये एयर क्वालिटी जा रखी है। लोग कह रहे हैं हम चैम्बर में रह रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या हो गया। स्वयं उनके अंदर इंडिकेट पैदा हो रहे हैं कि आंखें जलन हो रही है, शरीर पर चक्के पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं, सारा एयर पॉल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, वो हम देख रहे हैं। अब इसको कौन थामेगा? तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, लेकिन विनाश के उस पर नहीं, विकास के उस पर। हम टेक्नोलॉजी को विकास के उस पर ले जाए, उसका अच्छा प्रयोग करें। हम ऐसे मकान बनाएं, इको फ्रेंडली मकान बनाएं। हम ऐसा कुछ व्यवस्था बनाएं जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग होकर के हम उसको ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी के उसके मतलब कहेंगे कि नुकसान, बिना नुकसान किए हुए हम उस काम को करें। अब आप कहेंगे कि जैसे सड़कें बन रही हैं तो सड़कों पर हम उस चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम गाड़ियों चला रहे हैं, आज हर आदमी एक गाड़ी में बैठ करके चल रहा है, तो 100 आदमी की 100 कारें चल रही हैं। अगर एक बस चलती है तो 100 आदमी केवल 2 बस में जा सकते हैं। कितना सड़क खाली हो सकती है। तो ये हमें अब करना पड़ेगा ना, हमें अपने अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी लाइफ शैली को ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम प्रकृति के साथ चल सकें। इतना प्रदूषण, अब इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कितना प्रदूषण हो रहा है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सारी जितनी गंदगी होगी, सारा जगह जगह गंदगियां सड़ रही हैं, मीथेन गैस पैदा हो रही है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतने लोग हैं। आज पूरे भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से ऊपर हम पहुंच गए हैं, दुनिया में के शीर्ष में हम लोग। 145 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, कपड़े की ज्यादा फैक्ट्रियां होंगी, सामान की फैक्ट्रियां बनेगी, सारा धुआं निकलेगा, सारा कार्बन निकलेगा, प्लास्टिक बन रहा है, इतनी प्लास्टिक की डिमांड है 35 लाख टन जो है प्रति वर्ष भारत में ये पॉलीथीन बनता है। इसको बनाने में जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं वो कितना प्रदूषण निकालती हैं, कई गीगा टन कार्बन बाहर निकलता है। तो ये कार्बन कहाँ जाएगा? ये सारा कार्बन तुम्हारे वायुमंडल में जा रहा है, ऊपर तय होगी इतनी मोटी परत। कभी हवाई जहाज में उड़ करके जाओ, तो जब हवाई जहाज उड़ता है ना तो उसके बाद वो क्षोभ मंडल से ऊपर चले जाता है, आयन मंडल में। वहां से आप नीचे देखिए, कुछ नहीं दिखाई देता है, वो पूरी मोटी परत जो है वो जमा है वहां। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें जमा है। तो तुम्हारी जो 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 ऊर्जा बाहर जानी चाहिए थी वो तो तुम्हारे वायुमंडल में रुक गई, वो नहीं जानी दे रही बाहर। तो उससे क्या हो गया? गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग। उसका असर कहाँ पड़ा? बर्फ पे पड़ रहा है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के बर्फ लगातार पिघलने पर शुरू हो गई। अंटार्कटिका का तापक्रम कभी -80 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, आज जानते कितनी है? -12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक दिल्ली के क्षेत्रफल के बराबर पूरा अंटार्कटिका का एक भाग जो है फूट करके अलग हो गया। अब वो तैर रहा है। तैर तैरते तैरते कहाँ जाएगा आप जानते हैं? समुद्र में 2 धाराएं चलती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अगर वो सारा बर्फ गर्म धारा में जब प्रवेश करेगा तो पिघलेगा ना। अब पिघल करके उसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र का तल बढ़ेगा। जब समुद्र का तल बढ़ेगा, अगर 4 इंच भी बढ़ता है समुद्र का, तो कई करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे। जो तटीय जो शहर हैं सब डूब जाएंगे। ये सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के पूरा हिमालय पिघल गया। आजकल आप देखिए हिमालय में, सारे हिमालय में काला पहाड़ दिखाई दे रहा है। मैं परसों आ रहा हूँ। अब क्यों? ग्लोबल वार्मिंग और लोकल वार्मिंग। अब लोकल वार्मिंग क्या है? इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे 4 धाम यात्रा पर हिमालय में जा रही है, उनकी गर्मी जाएगी।
उनका प्रदूषण हो रहा है ना, हिमालय पर असर पड़ रहा है। तुम्हारे उत्तराखंड के सारे जंगल जो हैं, जब चीड़ के जंगल जब जलते हैं, उसके धुआं कहाँ जाएगा? हिमालय पर जा रहा है ना। तो हिमालय पर जितना कार्बन जाएगा उतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है। पता है आपको, 167 साल में 3856 मीटर पीछे चली, यानी 3 किलोमीटर से पीछे चली। ऐसी तुम्हारी गोमुख है, गोमुख भी कई किलोमीटर पीछे चली। एक दिन वो ग्लेशियर रहेगा नहीं। कहाँ से गंगा, कहाँ से यमुना, ये हमारी जो 12 नदी तंत्र जो हिमालय से निकलती है, कहाँ से आएंगी? पानी नहीं रहेगा हमारे पास। अब जानते हैं हिमालय में इतनी तेजी से जो गर्मी बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उन ग्लेशियर का जो पानी है जगह जगह जमा हो रहा है और बड़े बड़े तालाब बन गए, झील बन चुकी है हिमालय में। 647 झीलें उत्तराखंड के हिमालय में बनी है इस समय। मैं नहीं कह रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट बोलता है। उनमें से कुछ झीलें इतनी खतरनाक हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये अस्थायी झील है। और जानते हो पूरा हिमालय जो है ये भूकंपीय टाइप 5 में आता है। टाइप 5 का मतलब, जब कभी भूकंप 7 और 8 के ऊपर आता है, इसको प्रलय कहते हैं। तो ये इस तरह का भूकंप कभी भी हिमालय में आ सकता है, इसलिए हिमालय जोन को जो है टाइप 5 में रखा गया। अब उसी टाइप 5 में क्या बने हुए हैं? ये सारी झीलें बनी हुई। अब जब कभी भगवान ने करे ऐसा भूकंप अगर भाई जो आ गया तो क्या होगा? ये सारी झीलें टूटेंगी क्योंकि अस्थायी है। ये पानी कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तबाही मच जाएगी, पूरा उत्तरी भारत सफा हो जाएगा। ये स्थिति हमारे सामने है। कौन जान रहा है इसको? कोई नहीं देख रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। ये सारा हमने इतना बड़ा खतरे अपने लिए देखे। एक 2013 में केदारनाथ के ऊपर एक झील टूटी थी और तब कितनी बड़ी तबाही थी पता है आपको? 5,000 से अधिक लोग मरे थे और कितनी सारे गांव के गांव बह गए थे। एक झील, छोटी सी झील जो केदारनाथ के ऊपर है। और आज कितना बोल रहा हूं मैं, 647 करीब जो है वो झीलें बनी हुई है। छोटी बड़ी तो और ज्यादा है। तो ये कभी अगर टूट गए तो क्या होगा? तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, हम लोगों की जो प्रकृति से छेड़छाड़ है, जंगल कम हो रहे हैं, वो स्थिति आ रही है हमारे पास। अब बताओ, 145 करोड़ हम लोग हो गए हैं। जब स्वतंत्र हुए थे तो 35 करोड़ थे। 145 करोड़ लोग आज, उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जंगल ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। उनके हिसाब से तो और ज्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? लगातार जंगल कटते चले जा रहे हैं। शहर काट रहा है, खेत काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, शहर सिमटता चले गया। अब जब कहां से ऑक्सीजन आएगी तुम्हारे पास? अब अभी हमें 3 गीगाटन कार्बन को स्टॉक करना है 2030 तक। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 3 गीगाटन जो है कार्बन हमको स्टॉक करना है। स्टॉक कौन करता है? हरे पेड़ पौधे, जो जंगल है। ये जो कार्बन ज्यादा हो जाता है वो पेड़ पौधे अपने में एब्जॉर्ब करते हैं उसको और अपने अंदर जमा कर देते हैं, स्टॉक कर देते हैं। तो जब जंगल ही नहीं होंगे तो कार्बन कौन स्टॉक करेगा? वो तो सब वायुमंडल में जा रहा है इतने बड़ी मात्रा में। तो जंगल लगातार कट रहे हैं। और विडंबना ये है कि हर साल हम करोड़ों करोड़ों पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इस साल हमारा वनीकरण इतना हो गया, हमारे स्कूलों ने इतने पेड़ लगाए, हमारे विभाग ने इतने पेड़ लगाए, इतने करोड़ पेड़ लगे। साहब, हमारा उत्तराखंड आज 25 साल का हो गया, 25 साल में कितने करोड़ पेड़ लगे? लेकिन जो वैज्ञानिक रिपोर्ट बोल रही है 250 एकड़ जंगल कम हुए हैं। तो ये लगातार हर साल जो पेड़ लगते जा रहे हैं वो कहाँ है? जंगल बढ़ने चाहिए थे कि कम होने चाहिए थे? बढ़ने चाहिए थे, क्यों नहीं बढ़े? कहाँ गए? इसका मतलब हमने जितना वृक्षारोपण किया सब धोखे में किया। पेड़ लगाए, उनको देखा नहीं, उनको हमने बचाया नहीं, और केवल आंकड़े, यही आंकड़े आते रहे और हम खुश हैं कि इतने पेड़ लग गए, इतनी धरती हरी हो गई। कुछ नहीं। तो ये सब हमको समझना होगा। और दूसरी तरफ हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ कम होंगे, पानी चाहिए तो पेड़ कम होंगे। हमारा उत्तराखंड जो जिंदा है वो हिमालयी नदियों पर जिंदा नहीं है। हिमालयी नदियां तो केवल हमें
बांध बनाने के काम, बिजली, अब बिजली भी हमको नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश को मिलती है, हम फिर उससे खरीदते हैं। हमारे लिए केवल वो नदियां हमको बचाई हुई हैं जो गैर हिमानी नदियां हैं। कौन है वो गैर हिमानी नदियां? जो जंगलों से निकलती हैं। जैसे आपके अगर उधर कुमाऊं से कहें, कोसी नदी है, गगास है, गरुड़ गंगा है, आपका पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, राम गंगा है, इधर से लेकर और कमल नदी अगर हम जाएं, ये सारी नदियां जंगलों से निकलती हैं। इन्हीं नदियों से हमारा जीवन चल रहा है, हमारी खेती सिंचाई होती है, हमारे लोग पानी पीते हैं। तो अगर जिस दिन जंगल नहीं रहेंगे तो ये गैर हिमानी नदियां भी लुप्त हो जाएंगी, धीरे धीरे इनमें पानी है ही नहीं। आज हमारा हम शहरों में कहाँ का पानी पी रहे हैं? ग्राउंड का पानी, पंप से लेकर के ओवरहेड टैंक में पानी जा रहा है। आज पता है आपको 60% पानी हम पी चुके हैं जमीन का। कहां से आएगा पानी? जंगल है ही नहीं तो जमीन का पानी कहां से आएगा? अंडरग्राउंड पानी कहां से आएगा? नदियां तल अपना ढूंढ नीचे पहुंचा चुकी है, तो कहां आएगा? बरसात में बादल फट रहा, पानी आ रहा, हम कह रहे हैं नमाउन कितना पानी आ रहा है, वो पानी हमारे काम नहीं आ रहा है, वो पानी तो सीधे बह करके चले जा रहा है, हमारी जमीन के अंदर तो जा ही नहीं रहा है। क्योंकि बारिश का पैटर्न बदल गया ना। बारिश जितनी धीरे धीरे आएगी, 5-7 दिन तक लगातार आएगी, तो वो पानी जमीन के अंदर जाता है और स्टोर होता है। जब पानी एकदम आया और चले गया, वो तो जमीन में अंदर तो गया नहीं, वो तो सीधा बह के चले गया, तो हमको तो कुछ मिला ही नहीं। हमको तो केवल नुकसान हुआ, बाढ़ आई, कई गांव चले गए, मकान बह गए, सब कुछ ले गया, लेकिन जमीन को तो कुछ मिला नहीं। तो पानी जमीन में तो है ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं जो आप पूछ रहे थे, ये मैं आपको बता, आप जब आपने मैती मूवमेंट शुरू करा, उस वक़्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जी, मैती मूवमेंट प्रकृति को बचाने का एक आंदोलन था। और जब मैंने देखा कि चारों तरफ तो बहुत पेड़ लगने का शोर हो रहा है, लेकिन धरती पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन उसको संरक्षण करने की भावना बहुत कम थी। तो मुझे लगा कि इस तरह से हम अब धरती को हरा-भरा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, और जब तक हम किसी पेड़ से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं, तब तक वो उसमें अस्थायीपन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको भावनात्मक आंदोलन बनाया जाना चाहिए, ताकि हम हज़ारों पेड़ लगाने की बात न करें। हम अगर 2 पेड़ भी अगर इत्मीनान से लगा दें और उनको ज़िंदा रख दें, तो वो पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। यही था 95 में मैं ग्वालदम में था, तब मैं वहाँ पर शिक्षक था। तो ये आया कि मैंने देखा कि हमारे पहाड़ में माँ और बेटी का एक बहुत अच्छा रिश्ता है। बेटी माँ के साथ ज़्यादा सजग रहती है। बेटी हर समय माँ का ध्यान रखती है। जब स्कूल से आती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूँढती कि माँ कहाँ है। माँ कहीं जंगल गई है तो जंगल से आधा रास्ते से बोझ लेकर के आ जाती है। अगर माँ खेत में है तो बेटी वहीं पहुँच जाती है पानी लेकर के कि माँ तू पानी पी और मैं गुड़ाई करती हूँ। और स्कूल भी पढ़ती है। खेत घर में जाती है तो चौका बर्तन से लेकर माँ का साथ देती है। यानी माँ का दाहिना हाथ लड़की होती है। और वही लड़की जब बड़ी होती है, उसका शादी का वक़्त आता है, तो माँ सबसे ज़्यादा दुःख माँ को होता है। हालाँकि खुशी है कि मेरी बेटी आज नई डोली में बैठ कर के एक नई ज़िंदगी जीने के लिए जाएगी, लेकिन दुःख किस बात का है कि अब मेरे साथ काम कौन करेगा? जो बेटी चारों तरफ मेरे को कुछ नहीं करने देती थी, हर समय मेरे को हाथ पकड़ लेती थी कि नहीं माँ छोड़, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। अब मेरे साथ कौन काम करेगा? ये दुःख है, यही दर्द है, यही प्यार है जिसको मैंने पेड़ से जोड़ा। जब बेटी बड़ी होगी, उसका दूल्हा उसको लेने के लिए आएगा और वो लड़की अपने दूल्हे के साथ विदा होगी, तो शादी की यादगार में एक पेड़ लगाएँ घर के आस-पास। वो पेड़ उनके जाने के बाद अगर कोई नहीं बचाएगा, माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी, क्योंकि उसका भावनात्मक लगाव है। वो अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को 100% बचाएगी। पिताजी बचाएँगे मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा मेरी बहन का पेड़ है। कितने माली होंगे इस पेड़ के, वो कब मरेगा वो पेड़? ज़िंदा रहेगा, वो पेड़ ज़िंदा रहेगा, और वही पेड़ जो है उस गाँव की समृद्धि का कारक बनता है। मेरे गाँव में अगर 1 साल में 10 शादियाँ होंगी, तो 10 पेड़ लगेंगे। 10 सालों में कितने पेड़ लग जाएँगे, यकीन मानिए कि वो पूरा गाँव जो है हरा-भरा हो जाएगा। जब गाँव में इतने पेड़ लग जाएँगे, तो गाँव के पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे।
यानी पानी बचेगा, गाँव को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, गाँव में की गंदी हवा पेड़ लेंगे, फल मिलेंगे तो फल लोगों को मिलेंगे, चारा पत्ती जानवरों को मिलेगा, छाया मिलेगी। एक-एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गाँव को समृद्ध कर गया और इसका नाम रखा मैंने मैती। मैत माने मायका, हमारे पहाड़ में उसको मैत कहते हैं, तो मायका माने मैत और मैती का मतलब हुआ उस गाँव की समृद्धि। एक-एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गाँव को समृद्ध कर गया, पानी दे गया, हवा दे गया, फल दे गया, सब कुछ दे गया। जीवन के 3 आधार हैं, भोजन, पानी और हवा। तो तीनों चीज़ तो पेड़ देते हैं, वो गाँव समृद्ध हो गया। अब ये जो वो बेटी जब चली गई अपने घर ससुराल, तो एक और परंपरा हमारे यहाँ है। हमारे पहाड़ में क्या है कि मेरे गाँव में अगर कोई नई दुल्हन जब आती है, तो सबसे पहले उस दुल्हन से जो काम कराया जाता है, वो है उस परिवार की जो बेटियाँ होती हैं, गाँव की लड़कियाँ होती हैं, उस दुल्हन को एक बर्तन देकर के गगरी या हमारे यहाँ बंठा बोलते हैं, उसको लेकर के सबसे पहले उसको गाँव का पानी दिखाया जाता है। हमारे गाँव का जो पानी का स्रोत होगा, वहाँ तक उस नई दुल्हन को ले जाते हैं। अब वो दुल्हन उस पानी की पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो वहाँ से पानी भर कर के घर ले जाएगी और अपने पूरे परिवार को पानी पिलाती है। यानी पानी पिलाने का मतलब क्या हुआ? संकल्प दिलाती है कि जिस पानी को तुमने मुझे दिखाया सबसे पहले, इस पानी को बचाने की ज़िम्मेदारी भी अब मेरी है। वो संकल्प दिला रही है और उसको पानी क्यों दिखाया गया? अब देखिए कितनी बड़ी परंपरा हमारे पूर्वजों ने डाली है कि नहीं जी, गाँव में जो नई दुल्हन आएगी सबसे पहले उसको पानी तक ले जाओ, यानी उसको पानी दिखाना है। इसलिए दिखाना है कि जीवन का सबसे बड़ा आधार क्या है? पानी है। उसको ये बताया जा रहा है उस दुल्हन को, बेटी जिस दिन ये पानी सूख जाएगा, उस दिन इस गाँव वालों को सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा गाँव में, क्या करेगा कोई गाँव में रह करके? भागना पड़ेगा। जैसे अभी केप टाउन से देखा सुना होगा आपने, सारा केप टाउन जो है खाली हो गया, पानी नहीं है। तो यही स्थिति, तो वो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं पंदेरा पुजाई, धारा पुजाई, नौला पुजाई, अलग-अलग नाम से जानते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में ये परंपरा है। तो हमने कहा पूजा करने से पानी नहीं बचेगा। पानी तब बचेगा जब हमारे पास जंगल होंगे, जब हमारे पास पेड़ होंगे, तब पानी बचेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर भी एक परंपरा डाली कि पंदेरा पुजाई जब होगी, तो वो दुल्हन जो है अपने दूल्हे के साथ वहाँ भी एक पेड़ लगाएगी। अपने गाँव के आस-पास जहाँ भी उनके पास जगह मिलेगी, पेड़ लगाएँगे और उस पेड़ को बचाएँगे। वो पेड़ क्यों लगाया? उस पानी के खातिर, ताकि पानी जिंदा रह सके। अब इस पूरे आंदोलन को एक रूप दिया कि देखिए, आप एक बेटी जब चली जाती है, उसके बाद उसके बच्चे होंगे और जब बच्चे लौट करके अपने ननिहाल आएंगे, तो सबसे पहले वो बेटी अपना बस्ता बाद में रखेगी, पहले पूछेगी माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। अगर माँ ने वो पेड़ नहीं बचाया तो बेटी को दुख होगा, इसलिए माँ उस पेड़ को जरूर बचाएगी। एक बात, उसपे जब फल लगे होंगे और उसके बच्चे आएंगे ना, तो सबसे पहले उस नानी कहेगी बेटा देखो तुम्हारे माँ बाप की शादी का पेड़ है, जब उसमें फल लगे हैं खाओ। जब बच्चे उस फल को खाने जाएंगे, उनके अंदर भी एक भाव पैदा होगा कि जब हमारी भी शादी होगी ना, हम भी पेड़ लगाएंगे। एक क्या है ये? प्रकृति और संस्कृति। पेड़ लगाना एक संस्कृति है। हम गलत गलत संस्कृतियों को आज अपना रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है ही नहीं। और जो हमारी रियल संस्कृति है, जो प्रकृति को बचाने वाली जो हमारी संस्कृति है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन प्रकृति और संस्कृति का मेल है। एक पेड़ लगाकर हम शादी में एक पेड़ लगा रहे हैं, एक जीवन है ना, एक नया जीवन, नई जिंदगी आज जी रहे हैं, आज नए रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों मिल करके अब नई जिंदगी जीएंगे। तो उसकी शुरुआत एक पेड़ से हो रही है और वो पेड़ सबसे पहले धरती पर लग रहा है। तो धरती कौन है? माँ है। एक माँ से छूट छूट करके आए तो दूसरी माँ की गोद में हमने एक पेड़ लगाया कि माँ ये तेरे लिए उपहार है। आज तक इस यहाँ मैं रही, तेरा पानी पिया, तेरा खाना खाया, तेरा आज मैं इतनी बड़ी हो गई, आज मैं एक नई जिंदगी जी रही हूँ, ये तेरा कर्ज चुका रही है ना। तो अपने मायके में एक पेड़ लगा कर कर्ज चुकाती है अपनी धरती का, अपने पिता का कर्ज चुकाती है। बेटी को पढ़ा लिखा करके पिताजी ने, ले बेटा तेरे को क्या चाहिए, तू कहाँ पढ़ेगी, क्या बनेगी। पिता ने उसको सपोर्ट किया। क्या कभी बेटी अपने पिता को देगा वो कि तूने मेरे पे इतना रुपया खर्च किया तो लाओ आप, मैं बेटी तू वापस ला? करता है कभी? नहीं करता है। तो क्या है? पिता का कर्ज भी है उस बेटी पर। तो कर्ज कैसे चुकाएगी? वो जब जाती है तो एक पेड़ लगा के जाती है। उसने धरती का ऋण भी चुका दिया, पिता का ऋण भी चुका दिया। पिता का ऋण कैसे चुका? आप जानते हैं एक पेड़ जो अगर 50 साल का होता है ना, उसकी कीमत क्या होती है? अगर उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देखें हम, तो
वो उसकी कीमत 17 लाख रुपए से ज्यादा होती है। उस पेड़ ने 50 साल तक कितनी ऑक्सीजन दी, उसकी कीमत लगाई, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसकी कीमत लगाई, कितना पानी दिया, कितनी धरती को रोटा। ये वैज्ञानिकों ने इसका पूरा एक वो निकाला, वो 17 लाख से ऊपर बढ़ता है। यानी एक बेटी एक पेड़ लगा करके पिताजी को 17 लाख रुपए देकर जा रही, पिताजी मेरा तुम्हारा भी कर्ज चुका है। कौन कौन बेटी अपने पिता और धरती के ऋण से ऋण नहीं होना चाहेगी। ये इस आंदोलन का एक बहुत बड़ी पहलू है। और जब उस बेटी के बच्चे हो जाएंगे, होता है ना, जब सबसे पहले शादी के बाद हर कोई चाहता है हमारा बच्चा हो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बाप को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, आज तो सब समान है। तो क्या होता है, पिता भी कहते हैं कि मेरी बेटी हो, मेरा बच्चा होगा, उसको मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके लिए ये करूंगा, बैंक बैलेंस होगा, उसके लिए गाड़ी खरीदूंगा, स्वप्न देखते हैं। माँ भी स्वप्न देखती है, मेरा बच्चा होगा, उसके लिए कपड़े बढ़िया बनाऊंगा, उसके लिए पालना लाऊंगी, ये लाऊं। अगर सोचिए, वो बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होगा तो क्या वो बच्चा पैदा होकर के ये कहेगा पिताजी तुमने मेरे लिए क्या सपने सोचे हैं? क्या अपनी माँ से पूछेगा तूने मेरे लिए क्या क्या बनाया है? नहीं। उस बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए सबसे पहले उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार क्या है, सबसे बड़ा उपहार क्या है? ऑक्सीजन। पैदा होते ही उसके फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो उसका उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है। कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, हमारे बेटे को शुद्ध ऑक्सीजन मिले, प्रकृति से उसको कर्ज न लेने पड़े। वो शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए उपहार की व्यवस्था है, ये इसका भाव है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आज 10 लाख से अधिक शादियों में हम पेड़ लगा चुके हैं। 14 राज्यों में आंदोलन चल रहा है और 4 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। आज कनाडा की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रही फ्लोरा डोनाल्ड जब यहाँ आई थी, तो उसने जब इस आंदोलन के बारे में सुना तो उसने कहा मेरे दिल को अगर आज तक किसी चीज ने जगह बनाई है तो ये आंदोलन है। मैं कनाडा जाके वहाँ के लोगों को बताऊं, आज कनाडा के लोग इसको जानते हैं, वहाँ इस पर रिसर्च करते हैं। 2 लड़कियां वहां से रिसर्च करने यहाँ मेरे पास आई थी। आज इंडोनेशिया ने अपने यहाँ कानून बना दिया, आप तब शादी करेंगे पहले आप दोनों को एक पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये आंदोलन आज वैश्विक आंदोलन बन गया है। क्यों? कि शादी हर धर्म में होती है, पेड़ हर धर्म में पूजे जाते हैं, तो ये हर किसी धर्म का आंदोलन है। और इसमें मुझे तो बड़ी ये प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में एक पत्र मुझे लिखा था। जब मेरे पास वो पत्र, रजिस्टर्ड पत्र आया, तो मैंने खोला, मैंने कहा आज ये मेरे पास माननीय उप प्रधानमंत्री जी का पत्र कैसे क्यों आ गया। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें उन्होंने ये सब बात लिखी थी कि मिस्टर रावत, मैंने आपके आंदोलन के बारे में पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको आप आगे बढ़ाइए, प्रकृति को बचाने की जरूरत है। वो लेटर आज मेरे पास है। हालांकि मुझे अवार्ड तो 22-20 में मिला, लेकिन उन्होंने पहले ही पत्र मेरे को दिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और उससे बड़ी ज्यादा खुशी ये हुई कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपना एक कार्यक्रम पूरे वैश्विक उसमें दुनिया को एक संकेत के रूप में दिया, माँ के नाम एक पेड़। वो माँ के नाम एक पेड़ कौन सी भाव है? यही है, एक बेटी जाती है अपनी माँ के लिए पेड़ छोड़ करके चली जाती है, वही भाव है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आज इस आंदोलन को लोग कर रहे हैं, कार्ड छपते हैं, उसमें भी लिखते हैं कि मैती आंदोलन, हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। कल ही मैं एक पेड़ लगा के आया था, एक ने कहा साहब मेरी बेटी की शादी आप जरूर आना, मैंने कहा चलो जाऊंगा। तो ये एक एक पेड़ अगर हम लगाएं कि एक साल में करोड़ों शादियां होती हैं, अगर हर आदमी इस चीज को अगर अपनाने लग जाए तो हमें कई पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये धरती इसी प्रकार से एक एक पेड़ करके समुद्र बनता है, एक एक बूंद करके समुद्र बनता है, एक एक पेड़ लड़ करके पूरी धरती बन सकती है। ये मैती का कॉन्सेप्ट था। ये 1995 में ग्वालदम से शुरू हुआ, धीरे धीरे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और वही बात है कि आज लोग कितना इस दुनिया में, फास्ट दुनिया में चल रहे हैं लोग, और उनके पास पैसा है, अय्यासी के रूप में जाना चाहते हैं, वो धरती की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। वो पेड़ कहते हैं पेड़ लगाना हमारा काम नहीं, ये तो जो नीचे के लोग हैं वो लगाएं, है ना। तो ऐसे में ये संस्कृति कहाँ चल पाएगी? तो इस तरफ हमें देखना पड़ेगा। आज बड़े बड़े लोगों को जमीन पर झुकना पड़ेगा, तभी धरती बच सकती है। लेकिन इन पैसों से अगर हम केवल धरती को बचाने की बात करें तो ये नई प्राकृतिक जो संपदा है ये नहीं बच पाएगी। तो ये सब चीजें हैं।
सर, आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जिन्हें पर्यावरण से बहुत लगाव है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें इसे करियर में कैसे बदलना है? हाँ, ये ज़रूरी है, हमारी आने वाली जनरेशन को इस चीज़ को समझना चाहिए, पर्यावरण की बात करनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारी शिक्षा में पर्यावरण को एक अनिवार्य अंग बना दिया जाना चाहिए। बच्चों को के कोर्स में पर्यावरण को केवल थ्योरेटिकल नहीं, उसको प्रैक्टिकल बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने गाँव में जाएँ, अपने घर के आस-पास अपने पर्यावरण को देखें, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसकी सोच उनके अंदर आए। हम अपने घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन मेरे शहर के चारों तरफ जो पर्यावरण है, उसको भी तो मैं देख रहा हूँ ना। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी में उनको चिंता ही नहीं होगी कि उनके घर के आसपास अंदर तो साफ है, लेकिन बहुत सारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कौन करेगा? उससे उसके प्रति आवाज उठानी होगी। ये ताकत उन नई जनरेशन को आनी चाहिए। पेड़ कट रहे हैं, उनका प्रतिकार करने की ताकत उन बच्चों में आनी चाहिए। वो नदियां कम हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसका प्रश्न उनको उनको उसके लिए समाधान ढूंढने की जरूरत, उनके अंदर वो भाव डालने पड़ेंगे, तभी जाकर के प्रकृति बच सकती है। हम ये कहेंगे कि आने वाली जनरेशन हमसे ज्यादा, उनको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका है। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, सारी समस्या हमारे सामने आ गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है, नदियां कम होने लगी हैं, जंगल कम होने लगे हैं, ये सारी समस्या बढ़ती जा रही हैं। और एक आने वाले सब कुछ समय में हम इतने ऐसे पृथ्वी पर रहने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसमें हम जीवन आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तब क्या होगा? तब पैसे किनारे होंगे, सारे हमारे उत्सव किनारे होंगे, सबसे पहले जिंदगी होगी। जब कोरोना आया था, तब क्या हुआ था? सारी दुनिया के डॉक्टरों ने, सारे टेक्नोलॉजी ने, सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए थे, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं कि कैसे फैल रहा है, क्या फैल रहा है। सारे शोध होंगे तब होगा, तब तक तो कितनी जिंदगियां चलेगी। आखिर लोगों ने क्या किया? किसके शरण पर गए? तब डॉक्टरों के शरण में नहीं गए, तब सब प्रकृति के शरण में गए। प्रकृति बचाएगी हमें। और सब लेकिन जीरा खा, किसने कहा तो इसके तप, तुलसी के पत्ते खा, किसने कहा ये उसका इसके जड़ खा, किसने कुछ ये दाने खाओ, कुछ खाओ। कहाँ गए हम? प्रकृति के शरण में गए और उसने हमको बचाया। सारे शहरों को छोड़ करके कहाँ आई? हिमालय की तरफ दौड़े। नहीं साहब, हिमालय की तरफ चलो, वहां तो शुद्ध हवा होगी, मिलेगी। उस समय प्रकृति ने अपना रूप दिखाया, सारी नदियां, स्वच्छ पानी चल रहा था, सारे जंगलों में पक्षियों की चहचहाट, दूर तक हिमालय दिखाई दे रहा था, कोई प्रदूषण नहीं था। आज वही जरूरत है, हम किस तरह से उसको बचाएं, इस पृथ्वी के उस रूप में लाने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये रूप बदलता जा रहा है। आज सारे हमारे 50% शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा गंदगी के शिकार हो गए। उतना कूड़ा जो है कहाँ डालेंगे? सब नदियों में डाल रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, उस नदी का पानी हम पी रहे हैं। सारे शहरों, सारे इतने लोगों को खाने के लिए हमने अनाज चाहिए। अब बताइए, 140-45 करोड़ लोगों के लिए अनाज चाहिए, तो खेत ज्यादा होने चाहिए ना। क्या स्थिति है खेत की? सारे खेतों में मकान खड़े हो गए, सारे खेत बिक गए, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। देहरादून में सारी नहरें खाली चल रही हैं, किसको सींचेंगे? खेती नहीं है। और कभी ये देहरादून कभी बासमती के लिए जाना जाता था, यहाँ की लहलहाते खेत यहाँ की पहचान थी। आज कहाँ है? एक खेत बता दे कोई, कहीं बासमती का चावल कहीं होता है? तो ये सब कुछ बदल रहा है। आने वाले में ये संकट हमारे सामने आएगा, हम खाएंगे क्या? लेकिन हम खा रहे हैं, सारे बाजार भरे हैं, मॉल भरे हैं। आप जानते हैं कहाँ से अनाज आ रहा है? ये 1980 में जो एक हरित क्रांति आई थी ना, 80 के दशक में, वो उसका कमाल है। ये सारे जो फर्टिलाइजर हमने पैदा कर दिए, कीटनाशक दवाइयां हमने पैदा कर दी, एक से एक प्रकार की जहरीली दवाइयां। हमने कहा नहीं, खरपतवार निकालने की, गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है, दवाई डालो, खरपतवार नाशक दवाइयां हमने। आज पूरा बाजार इन दवाइयों से भरा है, सारे खेतों में हम ये डाल रहे हैं, सारे यूरिया छिड़क रहे हैं, सारे इस तरह से अनाज आज पैदा हो रहा है, वो हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बसा नहीं खा रहे हैं, हम इन यूरिया, डीपीडी, ये सारे जहरीले पदार्थों को खा रहे हैं। और आज यही कारण है कि सारे लोग हॉस्पिटलों की दर पर बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा? कहाँ से लाएंगे आप अनाज? इन खेतों में जब तक आप ये रासायनिक खाद नहीं डालोगे, तब तक अनाज पैदा होने वाला अब नहीं है।
क्योंकि गोबर तो हमारे पास रह नहीं गया, जैविक कहाँ से लाएंगे, जानवर तो हमने सब छोड़ दिए, घास हमारे पास है नहीं, पालने वाले गांव 3,000 गांव उत्तराखंड के खाली हो चुके हैं, कहाँ से लाएंगे। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले जनरेशन के लिए। इसलिए आप जो ने कहा कि आप क्या देंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल को हमें बदलना होगा। अगर हम अपनी लाइफ, प्रत्येक आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को इको फ्रेंडली बना दे तो कुछ हद तक हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। अंत में क्या आप हमारे दर्शकों को पर्यावरण से संबंधित कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है कि पानी सिर से ऊपर बह रहा है। एक कहावत है, पानी सिर से ऊपर बह रहा है, यानी आप कहने के लिए कुछ शेष नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतनी समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गई हैं, उनका समाधान कौन ढूंढेगा। हम नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस नौकरी से पहले जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए। क्योंकि हम नौकरी भी कहेंगे तो आराम, ऐश और आराम के लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो ये फिर सब कहाँ रहेगा। इसलिए इस प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रकृति को नहीं बचा सकेंगे, ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। आप कहेंगे सरकार बचाएगी, कदापि ये नहीं। जीवन हमें जीना है, इस पृथ्वी पे हमें चलना है, पानी हमें पीना है, भोजन हमें लेना है इस पृथ्वी से, और हमें हवा लेनी है। तो हमें इन जंगलों को बचाना होगा, हमें इस हिमालय को बचाना होगा, हमें इस प्रदूषण को रोकना होगा, हमें वो कुछ करना होगा कि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम किस तरह से विनाश नहीं, विकास की तरफ बढ़े। और हम विकास भी चाहते हैं, लेकिन विकास पर्यावरण संरक्षण के दम पर हो। हम पहले विकास से पहले पर्यावरण संरक्षण हो, और जहाँ विनाश की बात आ रही है उस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकृति हमारी माँ है, और ये माँ तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम इसे ढंग से इसको समझेंगे, पालेंगे, पोसेंगे और इसको सहयोग देंगे। क्योंकि ये पृथ्वी हमें पाल रही है, और जो कुछ हम पृथ्वी से ले रहे हैं वही हमें पृथ्वी को ब्याज करके लौटाना भी है। याद रखना, हमें जो कुछ हम पृथ्वी से हम ले रहे हैं वो हमें पृथ्वी को लौटाना है, और उसको अच्छे रूप में लौटाना है, गंदगी के रूप में नहीं। और तभी जाके हम पृथ्वी को और स्वच्छ बना सकते हैं, कुछ पीढ़ियों तक हम जीवन दे सकते हैं। आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो इसके लिए हमें एक दूसरी पृथ्वी की भी जरूरत होगी। लेकिन अफसोस है कि अभी तक हमारा जो विज्ञान है यहाँ तक पहुँच गया है कि हम अभी तक एक नई पृथ्वी नहीं खोज पाए हैं। इतने ग्रह नक्षत्रों से हमारे पूरा ब्रह्मांड हमने छान लिया, लेकिन ऐसी एक पृथ्वी हम अभी तक नहीं पा पाए हैं। कहाँ जाएंगे। इसलिए जिस पृथ्वी पर हम आए हैं, सौभाग्य है कि इतनी खूबसूरत पृथ्वी पर हमें जन्म लेने का मौका मिला है। इसे बचाएं और आगे हाथ बढ़ाएं, ताकि ये हमारे वन संपदा, हमारी प्राकृतिक संपदा बची रहे। आज की बातचीत ने हमें यह याद दिलाया कि पर्यावरण सिर्फ एक मुद्दा नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरित किया। अपना और प्रकृति का ध्यान रखिए। नमस्कार। थैंक यू।